जी बेटा, नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह बेटा, सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। और लास्ट पे बेटा हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के फंक्शंस की, कि जो साइटोप्लाज्म है ये एक सेल के अंदर कौन से फंक्शंस जो है वो कैरी आउट कर रहा है। तो चलिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम साइटोप्लाज्म का ब्रीफ सा इंट्रो कर लेते हैं। अगर आप लोगों को बेटा याद हो, तो जब हमने पूरे सेल का एक ओवरव्यू लिया था, तो वहां पे हमने एक वर्ड डिस्कस किया था, प्रोटोप्लाज्म। व्हाट वाज प्रोटोप्लाज्म? कि एक सेल का जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है, इन दोनों को मिला के बेटा हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल्स प्रोटोप्लाज्म। कि ये सेल के प्रोटोप्लाज्म का कंपोनेंट है, सेल के प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है। ये तो हो गया इसका ब्रीफ सा कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में क्या फर्क है। फर्क क्या है बेटा? कि प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों आएंगे, जबकि साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म का वो हिस्सा है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान होगा। उस हिस्से को बेटा हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। मसलन ये बेटा जो आउटर मैंने लेयर ड्रा की है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और जो अंदर एक बेटा मैंने ये लेयर ड्रा की है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर, एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान ये वाला जो हिस्सा है, यहां से लेके यहां तक, ये सारे का सारा बेटा हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म। क्लियर? और अगर इसकी बेटा बात की जाए साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स की आगे, तो साइटोप्लाज्म के बेसिकली बेटा हमारे पास तीन कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? फर्स्ट हमारे पास है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर एक एक्वस ग्राउंड सबस्टांस, यानी कि जो फ्लूइड उसका। दूसरी चीज, साइटोप्लाज्म की जो ऑर्गेनेलीज हैं। तीसरी चीज, साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बॉडीज, जिनको हम स्टोरेज बॉडीज या इनकल्जन्स कहते हैं। ठीक है। तो अभी तक बेटा मैंने साइटोप्लाज्म के बारे में आपको क्या बताया कि साइटोप्लाज्म जो है ये प्रोटोप्लाज्म का वो हिस्सा है जो एक यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान होगा। फिर नेक्स्ट बेटा हमने बात की कि साइटोप्लाज्म की अगर कंपोनेंट्स की बात की जाए, तो इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट इसका एक्वस ग्राउंड सबस्टांस, यानी कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स या फ्लूइड है। उसके बाद दूसरी चीज, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाली डिफरेंट ऑर्गेनेलिस। तीसरी चीज, ऑर्गेनेलिस के अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा मेटाबॉलिकली इनएक्टिव बॉडीज, यानी कि जिनमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, जिनमें कैटाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिक रिएक्शंस नहीं चल रहे, जिनको हमने क्या नाम दिया? सेल इंक्लूजन्स। वो वेस्ट बॉडीज भी हो सकती हैं और स्टोरेज बॉडीज भी हो सकती हैं। तो चलिए बेटा वन बाय वन इन तीनों कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहला कंपोनेंट जो कि एक्वस ग्राउंड सबस्टांस या साइटोसोल है। तो अगर बेटा मैं साइटोसोल की बात करूं, तो साइटोसोल क्या है? सिंपली कि साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलीज के अलावा और स्टोरेज बॉडीज के अलावा जो सॉल्युबल पार्ट है, जो फ्लूइड है, जो माया है, ठीक है, जो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को बेटा हम क्या कहते हैं? साइटोसोल। दोबारा सुनिए भाई, साइटोसोल हमारे पास क्या है? कि साइटोप्लाज्म जो है सेल का,
उसमें से अगर हम ऑर्गेनेलिस को निकाल दें, अगर हम स्टोरेज बॉडीज को निकाल दें, तो पीछे जो माया बचेगी, ठीक है, पीछे जो फ्लूइड बचेगा, पीछे जो मैट्रिक्स बचेगा, उसको बेटा हम साइटोसोल कहेंगे। ये तो हो गया कि साइटोसोल है क्या चीज। आगे हम बात करेंगे कि साइटोसोल के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ साइटोसोल। तो अगर बेटा साइटोसोल की कंपोजिशन की बात की जाए, तो इसमें आपकी बुक में लिखा है कि 90% तो वाटर होगा इसमें। उसके अलावा वाटर तो यहाँ पे बेटा काम कर रहा है एज ए सॉल्वेंट। उसके अलावा इसके अंदर बेटा डिफरेंट सल्यूट्स होंगे, यानी कि पीछे जो 10% बचा है उसमें डिफरेंट सल्यूट्स, जैसा कि शुगर्स होंगी बेटा, ग्लूकोज वगैरह, फ्रुक्टोज, मैनोज, जाइलोज, ग्लैक्टोज एटसेट्रा। इनके अलावा बेटा यहाँ पे अमाइनो एसिड्स होंगे साइटोसोल के अंदर। फिर अमाइनो एसिड्स के अलावा यहाँ पे बेटा विटामिन होंगे, यहाँ पे फैटी एसिड्स होंगे, यहाँ पे हमारे पास बेटा ट्रांसफर आरएनए होंगे, यहाँ पे हमारे पास ग्लिसरॉल हो सकता है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के साल्ट्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास बेटा क्या है, साइटोसोल की केमिकल कंपोजिशन। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि साइटोसोल की कंपोजिशन के बारे में आप बताएं, तो आप उसे सिंपली क्या बताएंगे कि साइटोसोल जस्ट एक सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन का जो वाटर सॉल्वेंट है वो है वाटर, जो कि ऑलमोस्ट 90% होगा। और इसके अलावा वाटर के अलावा जो दूसरे सल्यूट्स होंगे उसमें डिफरेंट किस्म की शुगर्स, जैसा कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, जाइलोज, मैनोज, ग्लैक्टोज एटसेट्रा, ये होंगी। फिर अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन एटसेट्रा, ये होंगे। विटामिन होंगे, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के एटसेट्रा। फिर फैटी एसिड्स होंगे, पामटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड एटसेट्रा। फिर ट्रांसफर आरएनए के मालिक्यूल होंगे, ग्लिसरॉल होगी, डिफरेंट किस्म के बेटा यहाँ पे साल्ट्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर बेटा साइटोसोल बनाएंगे। क्लियर। तो ये बेटा हमने बात कर ली साइटोसोल की कि साइटोसोल है क्या और इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। नेक्स्ट बेटा अगर मजीद हम साइटोसोल के बारे में बात करें, तो साइटोसोल में हमें दो तरह के सोल्यूशन नजर आएंगे, एक ट्रू सोल्यूशन और एक कोलाइडल सोल्यूशन। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन बेटा हमारे पास क्या है कि कोई भी ऐसी एंटिटी जिसमें सॉल्वेंट और सल्यूट्स आपस में मिलते हैं और उनका जो, ठीक है, कॉम्बिनेशन से जो चीज बनेगी उसको हम सोल्यूशन कहेंगे। तो हमारे साइटोसोल में हमें बेटा दो तरह के सॉल्यूशंस मिलते हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन और एक कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए जी, साइटोसोल के अंदर बेटा वो सल्यूट जिनका पार्टिकल साइज छोटा होगा वो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे, वो वाटर के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। और उनके हल होने की वजह से जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम बेटा कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन। मेरी बात बेटा गौर से सुनिए, मैंने क्या बताया कि साइटोसोल असल में क्या है, ठीक है, वाटर और डिफरेंट किस्म के सल्यूट्स का कॉम्बिनेशन। फिर मैंने कहा कि उस साइटोसोल में हमें दो तरह का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन कब बनेगा, जब सल्यूट का पार्टिकल साइज छोटा होगा और वो वाटर के अंदर मुकम्मल तौर पर डिजॉल्व हो जाएंगे, वाटर के अंदर मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। और उनके डिजॉल्व होने से, उनके हल होने से जो सोल्यूशन बनेगा उसको बेटा हम क्या कहेंगे, ट्रू सोल्यूशन। यानी कि सोल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली डिजॉल्व्ड इन वाटर। जबकि दूसरी तरफ कोलाइडल सोल्यूशन क्या है कि अगर बेटा जो पार्टिकल साइज जो है वो बड़ा है, यानी कि वो कोलाइडल पार्टिकल साइज है, यानी कि 1 नैनोमीटर से बड़ा है, तो फिर क्या होगा
कि वो पार्टिकल जो है बेटा वो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे, बल्कि सस्पेंडेड रहेंगे, खड़े रहेंगे, डिस्पर्स रहेंगे, उसके अंदर मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो जाएंगे। तो उनकी वजह से जो सोल्यूशन बनेगा उसको हम बेटा कहेंगे कोलाइडल सोल्यूशन। यानी कि सादा अल्फाज में बेटा ट्रू सोल्यूशन बनेगा स्मॉलर पार्टिकल साइज से। जब स्मॉलर पार्टिकल साइज वाले सोल्यूट्स मुकम्मल तौर पर वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे तब। और कोलाइडल सॉल्यूशन तब बनेगा जब पार्टिकल साइज बड़ा होगा, यानी कि कोलाइड्स जितना पार्टिकल साइज होगा और वो पार्टिकल्स बेटा वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं होंगे बल्कि सस्पेंडेड रहेंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को बेटा हम क्या कहेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। फिर आगे बेटा हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन की दो टाइप्स हैं, दो सब टाइप्स, एक सोल फॉर्म और एक जेल फॉर्म। सोल फॉर्म में बेटा क्या है कि जो कोलाइडल पार्टिकल है ना, लेट्स सपोज ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर इसमें ये जो बेटा कोलाइडल पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे से दूर रहे, ठीक है, इस तरह, तो ये हमारे पास है सोल फॉर्म। ये हमारे पास क्या है? सोल फॉर्म, यानी कि वो आपस में एग्रीगेट नहीं हुए। इट इज लेस विस्कस, ठीक है, ये क्या है बेटा हमारे पास? लेस विस्कस है या नॉन विस्कस है, यानी कि गाढ़ी नहीं है। यहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हैं। जबकि दूसरी तरफ ऐसे हो कि अगर कोलाइडल पार्टिकल्स की एक दूसरे के लिए अफिनिटी बढ़ जाए और वो एक दूसरे के साथ बेटा एग्रीगेट कर जाएं, यानी कि इस तरह एक दूसरे के साथ आके मिल जाएं, एग्रीगेशन में रहना शुरू कर दें, और उनकी एग्रीगेशन से बेटा जो अभी फॉर्म बनेगी इसको हम कहेंगे जेल फॉर्म। इसको हम क्या कहेंगे जी? जेल फॉर्म। क्यों जेल फॉर्म बेटा इसको कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं या जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो आपस में एग्रीगेट हो चुके हैं और उनसे जो सोल्यूशन बना है वो विस्कस बना है, गाढ़ा बना है, ठीक है, उसकी विस्कासिटी ज्यादा है। तो इस वजह से उसको हमने बेटा क्या कह दिया? जेल फॉर्म। तो दोबारा सुनिए बेटा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि हमें साइटोसोल के अंदर जो कोलाइडल सोल्यूशन है ये दो तरह का नजर आएगा, एक सोल फॉर्म में और एक जेल फॉर्म में। सोल फॉर्म में कब होगा? कि जब कोलाइडल पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे, ठीक है, वो दूर दूर पड़े हैं, आपस में एग्रीगेटेड नहीं है, इकट्ठे नहीं हो रहे, और उनके इकट्ठे ना होने की वजह से, दूर दूर रहने की वजह से जो सोल्यूशन बना है वो लेस विस्कस है, नॉन विस्कस है, गाढ़ा नहीं है, उसको हम सोल फॉर्म कह रहे हैं। और जबकि दूसरी तरफ जब कोलाइडल पार्टिकल्स की एक दूसरे के लिए अफिनिटी बढ़ जाएगी, एक दूसरे के लिए उनका प्यार बढ़ जाएगा, वो एक दूसरे के साथ आके मिल जाएंगे, एग्रीगेट होकर रहना शुरू कर देंगे, तो उनसे जो सोल्यूशन बनेगा वो बेटा विस्कस बनेगा, गाढ़ा बनेगा, उसकी विस्कासिटी ज्यादा होगी, और उसको हम फिर बेटा क्या कहेंगे? जेल फॉर्म। उसको हम क्या कहेंगे जी? जेल फॉर्म। फिर अगर बेटा बात की जाए तो यानी कि ये सोल फॉर्म और जेल फॉर्म कहाँ पे होती है? तो अमूमन बेटा एक सेल है ना, लेट्स सपोज ये सेल, तो जो सोल फॉर्म होगी ना, सोल फॉर्म को मैं कंसीडर कर लेता हूँ रेड कलर से, तो सोल फॉर्म होती है बेटा न्यूक्लियस की तरफ, जबकि जो जेल फॉर्म, जिसको बेटा अभी मैं ब्राउन के साथ कलर कर रहा हूँ, जेल फॉर्म होती है बेटा अमूमन पेरिफेरी की तरफ, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। तो ये आपने बेटा लोकेशंस को याद रखना है, ठीक है, कि आमतौर पर अमूमन जो जेल फॉर्म है ये बेटा पेरिफेरी की तरफ होती है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है, और जो सोल फॉर्म होती है ये अमूमन बेटा किस तरफ होती है? न्यूक्लियस की तरफ। किसकी तरफ होती है जी? न्यूक्लियस की तरफ। तो लिहाजा बेटा फिर जो इंटरनल फार्म है, यानी कि जो अंदर वाली फार्म है, जो अंदर साइड पे इनसाइड है, उसको बेटा हम एंडोप्लाज्म भी कुछ सेल्स के केस में कहते हैं, यानी कि जो अंदर वाली साइड पे है। और जेल फार्म बेटा बाहर वाली साइड पे है, इसको हम एक्टोप्लाज्म यानी कि बाहर वाली फार्म भी कह सकते हैं। तो ये बेटा हमने डिस्कस किया साइटोसोल के बारे में।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा मैंने साइटोसोल के बारे में आपको क्या बताया कि ये साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड है या जो मैट्रिक्स है उसे हम साइटोसोल कहते हैं। इसका दूसरा नाम बेटा हाइलोप्लाज्म भी है, इसको कहते हैं हाइलोप्लाज्म भी इसको कहते हैं। इसको साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी बेटा कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स भी कहते हैं। और फिर इसकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में बेटा मैंने आपको बताया कि 90% तो इसमें वाटर होगा, लेकिन वाटर के अलावा 10% जो सोल्यूट्स हैं उनमें शुगर्स वगैरह, वाइटामिन, साल्ट्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसरॉल वगैरह मौजूद हो सकते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास साइटोसोल है इसके अंदर दो तरह के सॉल्यूशंस हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन, एक कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन तब बनेगा जब वाटर के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल वेल मिक्स हो जाएंगे, वेल डिजॉल्व हो जाएंगे, वो बिखरे हुए डिस्पर्स नहीं रहेंगे। और जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन तब बनेगा जब बेटा पार्टिकल्स का साइज बड़ा होगा और वो वेल डिजॉल्व नहीं होंगे बल्कि डिस्पर्स रहेंगे, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपरली हल या डिजॉल्व नहीं हुए होंगे, तो उनको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। उसके बाद बेटा मैंने कहा कि कोलाइडल सॉल्यूशन दो हालतों में नजर आएगा, एक सोल फॉर्म में और एक जेल फॉर्म में। सोल फॉर्म होती है बेटा नॉन विस्कस फॉर्म, यानी कि कम गाढ़ी फॉर्म या जो गाढ़ी ना हो, और जेल फॉर्म विस्कस होगी, गाढ़ी होगी, ठीक है। जेल फॉर्म बेटा कब बनेगी जब कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में एग्रीगेट कर देंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और सोल फॉर्म कब बनेगी जब वो एक दूसरे से दूर रहेंगे। उसके बाद बेटा मैंने बताया कि आमतौर पे आपको जेल फॉर्म जो है वो पेरिफेरी पे नजर आएगी, यानी कि बाउंड्री लाइन पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, और सोल फॉर्म आपको नियर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के नजदीक, यानी कि पेरिफेरी से अवे, पेरिफेरी से दूर नजर आएगी। उसके बाद बेटा ये तो बात हो गई हमारे पास साइटोप्लाज्म के पहले कंपोनेंट साइटोसोल की। अभी दूसरे कंपोनेंट की अगर बेटा बात करें हम, तो दूसरे कंपोनेंट हमने कहा था कि डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेलीज हैं। उन ऑर्गेनेलीज में बेटा हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी प्रेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, सेंट्रियोल वगैरह, यानी कि ये सारी इनको हम बेटा साइटोसोल में कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि ये अलहदा से साइटोप्लाज्म का दूसरा कंपोनेंट है जिसको हम ऑर्गेनेलीज में कंसीडर करेंगे। इसके अलावा बेटा तीसरी हमने जो कंपोनेंट साइटोप्लाज्म का पढ़ा वो सेल इंक्लूजन्स थी, जो कि सेल के अंदर बेटा स्टोर्ड फूड भी हो सकती है या वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आ जाए फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म के, साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या होंगे, इसके काम क्या हैं सेल के अंदर। तो पहला काम तो इसका बेटा सेल के अंदर ये है कि इसको हम सेल का स्टोर हाउस यानी कि सेल का गोदाम भी कह सकते हैं, कि सेल के अंदर बेटा जितनी भी चीजें स्टोर हो रही हैं वो अमूमन साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होंगी। जैसा कि यहाँ पे बेटा अमाइनो एसिड स्टोर है, उन अमाइनो किस लिए स्टोर है कि इन अमाइनो एसिड से यहाँ पे प्रोटीन्स बननी है, ठीक है, एटसेट्रा। फिर उसके अलावा बेटा दूसरी जो इसका फंक्शन है वो क्या है कि इट इज द साइट, ये वो जगह है सेल के अंदर फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, जहां पे बेटा मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं। जैसा कि चैप्टर 11 में आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा था कि जिसमें ग्लूकोज टूट के पायरुवेट बनाता है। तो ये प्रोसेस बेटा ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी तरह बेटा अगर हम बात करें प्रोसेस ट्रांसलेशन की, व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का बनना। तो ये प्रोटीन्स कहाँ पे बनती हैं, ये भी बेटा साइटोप्लाज्म में बनती हैं, ठीक है। तो मैंने बेटा आपको साइटोप्लाज्म के मेन दो फंक्शन के बारे में बताया कि पहला फंक्शन तो बेटा ये सेल का स्टोर हाउस है, यानी कि ये सेल के अंदर डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स को स्टोर करेगा। दूसरा, ये सेल के अंदर बेटा डिफरेंट किस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का मुकाम है, यानी कि ये वो जगह है जहां पे डिफरेंट किस्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे कि ग्लाइकोलिसिस और ट्रांसलेशन वगैरह होंगे। और अगर बेटा हम बात करें एक प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो भी बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होती है।
जबकि यूकैरियोट्स के केस में बेटा ये दोनों प्रोसेस जो है ना ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं।